तो कल हमने क्या बात करी कि जो लॉज ऑफ मोशन है उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, वो लॉ ऑफ इनर्शिया बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट तब तक अपनी पोजीशन पर एट रेस्ट रहेगा, रुका हुआ रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। या अगर वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा। वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नहीं बदलेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा। यानी किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए, किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक देने के लिए, या किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाने, कम करने या उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमको एक फोर्स चाहिए जिसको हम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। फर्स्ट लॉ हमको ये बात बताता है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। मोशन के लिए एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स का होना ज़रूरी है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्सेस लग रहे होंगे, बैलेंस फोर्सेस मतलब दो फोर्सेस जो कि इक्वल है मैग्नीट्यूड में, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर इस तरह से बैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपनी जिस स्टेट ऑफ मोशन में होगा उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा, अगर वो स्टेशनरी पोजीशन पे है तो स्टेशनरी पोजीशन पे ही रहेगा। ये बात तो क्लियर हो गई। हम बात करेंगे आज कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया। हमने कहा था कि इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। The tendency of an object to oppose a change in its state of rest or state of motion। तो हम कह रहे थे कि inertia is expressed by mass of the object। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और उसका मास बहुत ज़्यादा है तो इट मे बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चेंज इट्स पोजीशन। या अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और आप उसे रोकना चाहते हो तो आपको बहुत फोर्स लगा करके उसे रोकना पड़ेगा, यानी वो रेजिस्ट करेगा अपनी जो भी आप चेंज इन इट्स पोजीशन, चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन करने की कोशिश करोगे उसके लिए। तो मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, और इनर्शिया इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया वी वर टॉकिंग अबाउट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आज हम जल्दी जल्दी सबसे पहले ये रिवाइज कर लें कि इनके क्या एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको याद दिला देता हूँ। जैसे कि हम कह रहे थे कार सीट बेल्ट वाला एक केस होता है कि कार सीट बेल्ट जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। जब हम कार में सीट बेल्ट लगा के बैठते हैं तो क्या इम्पोर्टेंस है। हम कहते हैं कि जो कार जो है बेसिकली हम ये इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल में आएगा कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो एक कार के साथ में मूव कर रही है। एक कार के साथ में अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मूव कर रही है विद द सेम स्पीड विद विच कार इज मूविंग। तो एट द टाइम ऑफ sudden application of brakes, at the time of sudden application of brakes क्या होगा? The upper part of the body which was moving with the car, with the speed of car, will keep on moving with the same velocity because it is not in direct close contact with the car's body। तो कार की स्पीड तो स्लो हो जाएगी ब्रेक लगाने की वजह से, हो सकता है कार रेस्ट पर आ जाए, रुक जाए, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो उसी स्पीड से चलेगा जिस स्पीड से कार पहले चल रही थी। यानी इट विल शो इनर्शिया ऑफ मोशन। वो मोशन में ही सेम स्पीड से चलते रहना चाहता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। वो अपनी मोशन को स्टॉप करने नहीं देना चाहता। तो वो जब अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मूव करेगा, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कार विल स्टॉप इमीडिएटली और विल स्लो डाउन इमीडिएटली विद द एप्लीकेशन ऑफ सडन ब्रेक्स। तो क्या होगा, हमारा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी तेज़ी से आगे जा करके डैशबोर्ड से टकरा सकता है और हमें चोट लग सकती है। टू प्रिवेंट सच टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स वी यूज़ कार सीट बेल्ट्स विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम
कोलाइडिंग फ्रॉम द फ्रंट पार्ट ऑफ द डैशबोर्ड और द फ्रंटल विंड स्क्रीन, हम उससे टकराकर अपने आप को चोट ना लगा लें। ये प्रैक्टिकल बात है, हम लोगों ने सब ने देखा हुआ है कि इनर्शिया ऑफ मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट चल रही हो, चलती हुई बस, हम कहते हैं कि आप अगर चलती हुई बस से उतर जाते हो, व्हेन यू स्टेप डाउन फ्रॉम अ स्लोली रनिंग बस, और आपका अगर आप एक ही जगह पर उतर गए तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विच कम, मतलब ये आपके जो हील्स हैं, आपका जो सोल है, जो आपके शूज़ का, वो कांटेक्ट में जैसे ही ग्राउंड पे आएगा वो या तो पूरी तरह से रुक जाएगा, क्योंकि वो तो ग्राउंड पर जा कर के स्टिल हो जाएगा, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन शो कर रही होगी, वो अभी भी आगे की तरफ जा रही होगी, और ऐसे में आगे गिर जाने का खतरा है। इसलिए चलती हुई बस या चलती हुई ट्रेन में से कभी उतरना नहीं चाहिए। अगर उतरें भी तो चलते हुए उतरें, जिससे कि लोअर पार्ट स्टिल मोशन में रहे, अपर पार्ट भी कुछ मोशन में है, और दोनों का बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि दोनों में से, दोनों पार्ट्स लोअर एंड अपर पार्ट में से कुछ पार्ट जो है वो रुक जाए, ऐसे में डिसबैलेंस होता है और गिर सकते हैं। ये इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल्स हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल में हम इसका ऑपोजिट एग्जांपल लेते हैं कि कोई बस जो है वो खड़ी हुई है और वो सडन स्टार्ट लेती है। सडन स्टार्ट लेती है मतलब अचानक चल देती है। तो जो लोग रुके हुए हैं, जो लोग खड़े हुए हैं, वो अचानक पीछे की तरफ उन्हें धक्का लगता है। अगर बस उस तरफ गई तो उन्हें पीछे की तरफ धक्का लगेगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बस विल स्टार्ट मूविंग विद द बस, बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज स्टिल शोइंग द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो रुके हुए रहना चाहती है, तो ये पार्ट पीछे ही रह जाएगा और नीचे वाला पार्ट आगे बस के साथ चला जाएगा। तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए हमको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, हम पीछे गिरते गिरते बचते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे कि आप एक स्टिक से जब आप एक किसी ब्लैंकेट को हिट करते हो तो उसमें से डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट करने लग जाते हैं हवा में। ऐसा क्यों? क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स आर लूजली कनेक्टेड विद द ब्लैंकेट, और जब आपने हिट किया ब्लैंकेट को तो विद द ब्लो ब्लैंकेट विल मूव, बट द डस्ट पार्टिकल्स विल शो द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दे विल ट्राई टू स्टे एट द सेम पोजिशन, क्योंकि अब उनका मास बहुत कम है तो वो हवा में फ्लोट करने लग जाते हैं। ये एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। आपके कैरम के कॉइन्स को आप स्ट्राइकर से नीचे वाले कॉइन को ज़ोर से हिट करते हो तो ऊपर वाले सारे कॉइन्स जो हैं वो अपनी जगह पे ही रखे रह जाते हैं, ऐसे कैसे खड़े रह जाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द अपर कॉइन्स आर शोइंग इनर्शिया ऑफ रेस्ट, लोअर कॉइन पर ही आपने केवल फोर्स लगाया तो वो चला गया। या एक बड़े ग्लास पैन पे अगर एक बुलेट शूट किया जाता है तो वो उसमें एक छोटा सा छेद बना करके निकल जाता है। बहुत फास्ट मूविंग बुलेट उस ग्लास पैन में छोटा सा छेद बना के निकल जाता है, बाकी पार्ट जो है वो टूट के गिरता नहीं। हम एक पत्थर फेंकते हैं तब तो पूरा पार्ट गिर जाता है, लेकिन जब बहुत फास्ट मूविंग बुलेट जो है उसमें से निकलता है वो छोटा सा छेद बना के निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी तेज़ी से निकल गया कि अदर पार्ट्स जो है उनके ऊपर फोर्स अप्लाई ही नहीं हो पाया। तो वो केवल एक ही पॉइंट, जिस पॉइंट पर उस बुलेट ने फोर्स अप्लाई किया उसको अपने साथ में लेकर के जाता है और ग्लास पैन में एक छोटा सा सुराख हो जाता है, छोटा सा छेद हो जाता है। बाकी पार्ट एज इट इज़, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे मे बी, लेकिन वो रहेगा वहीं पर। यानी वो सारा पार्ट जो अभी तक टूटा नहीं, और टूट भी जाए तो वो गया नहीं उस तरह से बुलेट के साथ में, बिकॉज इट इज़ शोइंग इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के भी कई सारे एग्जाम्पल इस तरह से देखे जा सकते हैं। हमने पेड़ हिलाने का, पेड़ में से लीव्स गिरने का, या उसमें से बारिश की बूंदें गिरने का, ये सब एग्जाम्पल्स जो लिए थे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि हमको अभी रिवीजन करना है तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत ज़्यादा टाइम लगा करके नहीं जा सकते, हम जल्दी जल्दी एग्जाम्पल ले रहे हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में एग्जाम्पल आता है जब कोई कार या कोई व्हीकल सडनली टर्न लेता है और जो पैसेंजर्स हैं वो बाहर की तरफ गिरने लगते हैं। जिस डायरेक्शन पर टर्न लिया उसकी आउटर साइड पे उनको ऐसा लगता है कि हम गिर रहे हैं। अगर गेट नहीं होता तो वो शायद गिर भी जाते। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब when the car was moving in a certain direction like this, उसमें जो पैसेंजर थे वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहे थे। कार ने सडन टर्न ले लिया
वो अब भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। दे आर शोइंग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल एक और है कि मड गार्ड्स लगाए जाते हैं टायर्स के ऊपर। हाँ, मड गार्ड्स लगाते हैं। रियर व्हील्स जो होते हैं व्हीकल्स के, आप देखो ट्रक्स पे बड़े बड़े, जो पीछे सबसे पीछे वाला जो व्हील है उसका जो टायर है उसके पीछे एक बड़ा सा आपको कवर जैसा दिखाई देगा। आपकी छोटी सी बाइसिकल भी होगी उस पर भी पीछे लगा रहेगा, बाइक पे भी लगा रहेगा, कार्स में भी लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि जब व्हील मूव करता है लाइक दिस, तो उसके कांटेक्ट में आने वाले छोटे छोटे पेबल्स हो सकते हैं या छोटे स्टोन पार्टिकल्स हो सकते हैं या मड पार्टिकल्स हो सकते हैं, उन सबको पीछे की तरफ फेंक देगा। उसके साथ चिपक के जब वो डिसकंटैक्ट होगा उनका यहाँ से, तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ, अब हम कहते हैं ना कि सर्कुलर है अगर ये पाथ, तो इसका कोई भी पॉइंट होगा इस पर, उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होगी। तो यानी वेलोसिटी जो है वो इस तरह से मेज़र की जाएगी कि ये इस तरफ जा रहे हैं, तो हम पीछे मड फ्लैप लगा देते हैं। नहीं तो वो क्या होगा कि जितने भी ये मड के पार्टिकल्स या स्टोन पार्टिकल्स फेंकेगा पीछे, वो पीछे से आने वाले व्हीकल्स के ऊपर जा कर के गिरेंगे, पीछे वाले लोगों को लग सकता है वो जाके। तो उसे रोकने के लिए पीछे एक मड फ्लैप लगा दिया जाता है। ये इनर्शिया ऑफ मोशन का डायरेक्शन है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से आप एग्जाम्पल ले सकते हो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में, जब एक किसी भी नाइफ़ को शार्प करने के लिए एक मेटल व्हील घुमाया जाता है बहुत तेज़ी से और नाइफ़ को उसके कांटेक्ट में रखा जाता है, तो जहाँ पे वो कनेक्ट होता है, क्योंकि इनके बीच में बड़ा तेज़ फ्रिक्शन होता है, यहाँ पे कुछ हमको स्पार्कल्स निकलते हुए दिखते हैं और वो इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ही मूव कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह से उड़ते हुए आपको ऐसे जो चिंगारियाँ निकलती हुई दिखाई देती हैं, उसका एक डायरेक्शन होता है पर्टिकुलरली मूव करने का, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ द पॉइंट एट विच फ्रॉम विच दे आर इमर्ज्ड। ये भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया जो है वो एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बता रहा है। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं कि हर ऑब्जेक्ट का अपना एक इनर्शिया होता है जिससे कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन में होने वाले किसी भी चेंज को अपोज करता है। जितना ज़्यादा इनर्शिया उतना ज़्यादा उसकी टेंडेंसी टू अपोज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ डायरेक्शन। तो ये काम करने के लिए, ये मतलब इसको मेज़र करने के लिए हमारे पास में एक फिज़िकल क्वांटिटी है जिसको हम मास बोलते हैं। मास दैट इज़ द नेट कंटेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा उस ऑब्जेक्ट को, अगर वो रेस्ट पर है उसे वहाँ से चलाना, या अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी स्पीड कम या ज़्यादा करना या उसका डायरेक्शन चेंज करना, कुछ भी। इनर्शिया ऑफ ऑल काइंड्स ज़्यादा होता है अगर मास ज़्यादा हो। इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं कि अगर एक व्हीकल है, उसकी छत पर हमने 2 सूटकेसेस बांधे हुए हैं। हाँ, एक सूटकेस बड़ा है, एक सूटकेस छोटा है। तो जो बड़ा है या जो हैवी है उसको बांधने के लिए, उसको वहाँ पे रोक के रखने के लिए ज़्यादा रस्सियाँ लगेंगी या छोटे वाले को बांधने के लिए ज़्यादा रस्सियाँ लगेंगी, या उसको ऊपर रोक के रखने के लिए कि वो गिर ना जाए नीचे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन या इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो गिर ना जाए, उसके लिए किसे रोकने के लिए ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा? दिस इज़ द क्वेश्चन। तो हम इसको यूँ समझें कि अगर एक बड़ा सूटकेस है जिसका मास समझो 20 kg है, एक छोटा सूटकेस है जिसका मास केवल 5 kg है, दोनों के कंपैरिजन में किसे हैंडल करना आसान है, ये तो आप प्रैक्टिकल लाइफ से भी समझ सकते हो। अगर वो दोनों ज़मीन पे रखे हुए हैं तो हैवी वाले को धक्का दे करके चलाने में ज़्यादा मेहनत लगेगी एज़ कम्पेयर टू द लाइटर वन, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है तो उसे हिलाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा।
हाँ, मतलब उसका इनर्शिया ज़्यादा है यानी मास ज़्यादा है। एक ही बात है, मास ज़्यादा होना, इनर्शिया ज़्यादा होना। यही बात तब होगी जब उसे एक बस की छत पे रखा हुआ है। हाँ, जब बस की छत पे रखा हुआ है और बस चल रही है बहुत तेज़ स्पीड में, तो उस समय उसका इनर्शिया ऑफ मोशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, जो हैवी है उसका इनर्शिया ऑफ मोशन ज़्यादा होगा, और अगर सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स होता है तो वो उसी इनर्शिया के हिसाब से, यानी बहुत तेज़ी से वो आगे की तरफ जाएगा। उसको होल्ड करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो छोटा है, जो हल्का है, उसके आगे जाने का जो टेंडेंसी है, यानी इनर्शिया ऑफ मोशन जो है, यानी टू अपोज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, वो कम है। तो कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो केवल 2 ही रस्सी बांधना पड़ेगी। हाँ, बड़े वाले पे हो सकता है 4-5 रस्सी बांधना पड़े। बड़े वाले को हम ये सोचते हैं ना कि अरे ये तो इसे हिलाने में इतनी मुश्किल हो रही है, छोटा वाला है उसे हिलाने में आसानी है, तो ये छोटे वाले को ज़्यादा बांधो, ये तो ज़्यादा आसानी से हिल जाता है। ऐसा थोड़ी है ना। जो हैवी है उसे हिलाना भी मुश्किल है, लेकिन अगर वो इनर्शिया ऑफ मोशन शो करने लग गया तो फिर उसको रोकना भी उतना ही मुश्किल है, आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। समझे। ऐसे ही हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनर्शिया से रिलेटेड बात है, क्योंकि हम अलग अलग तरह से समझें कि एक बॉल आप हाथ में लेकर के एक रनिंग ट्रेन में जो कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसमें खड़े हुए हो, आपने उसे उछाला तो वो आपके हाथ में गिरती है। क्यों? हाँ, जब आपने उसे उछाला तो वो ना तो आपके कांटेक्ट में है ना तो ट्रेन के कांटेक्ट में है, फिर भी वो नीचे गिरती है तो आपके हाथ में गिरती है, जबकि आप ट्रेन के साथ में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो। तो कायदे से आपको तो चला जाना चाहिए आगे और बॉल को पीछे चला रह जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो बॉल का भी इनर्शिया ऑफ मोशन जो है वो उसको उसी स्पीड से चलाता रहता है। लेकिन इस सिचुएशन में एक ट्विस्ट आता है तब जब आप उस बॉल को उछालते हो और बॉल को उछालते ही ट्रेन ब्रेक लगा देती है। ट्रेन की स्पीड हो जाती है समझो 90 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर से कम हो गए। तो क्योंकि बॉल जब आपने उछाली थी तो बॉल इज स्टिल मूविंग विद 100 किलोमीटर पर आवर, इट विल शो इनर्शिया ऑफ मोशन, और वो आपके आगे कहीं जा कर के गिरेगी, आपके हाथ में नहीं आएगी। या अगर आपने बॉल को उछाला जिस समय ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, और जब वो बॉल हवा में थी उस समय ट्रेन ने अचानक स्पीड बढ़ा करके 110 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो अब बॉल जब नीचे गिर रही है तो बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और आप 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, तो आप थोड़ा सा आगे चले जाओगे और बॉल आपके पीछे गिरेगी। समझे आप बात? तो ये प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं, जितना इनके बारे में सोचोगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, और हमने कहा कि लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट, एंड इफ इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इट विल कीप ऑन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी अंटिल अनलेस सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब जब हमको इस एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स का सिग्निफिकेंस पता चल गया तो हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से इसका मेजरमेंट भी सीख जाते हैं कि हाउ टू मेजर दिस फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स कैसे पता चलेगा। उसके लिए फॉर्मूला F = मास इंटू एक्सेलरेशन कैसे डिराइव होगा, उसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं एक नई कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम। अब सबको याद आ गया मोमेंटम, तो सबसे पहले तो वीडियो पॉज करना और ये बताना मोमेंटम का, बिना कहीं भी देखे, बिना चीटिंग किए, अपने आप दिमाग पे जोर डाल के, कि मोमेंटम जो है उसका सिंबल क्या है और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, पॉज कर दो वीडियो, ये फिल करो, उसके बाद आगे बढ़ो। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं फ्रॉम P, एंड इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यही मोमेंटम का डेफिनेशन भी है कि मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यस, मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, अगर v 0 है तो p भी m × 0 0 होगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ और, हम सेकेंड लॉ की बात करना चाह रहे हैं। मोमेंटम के बारे में छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको मोमेंटम का कम से कम आपको उसका यूनिट पता होना चाहिए। यूनिट इज़ kg, हाँ, v की जगह मीटर पर सेकेंड।
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और केजी मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। आगे देखें, इंपॉर्टेंट बात क्या कि जो सेकेंड लॉ है वो क्या बोलता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, चाहे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, हमने फर्स्ट लॉ में कहा था कि अगर उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो ही वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा या स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगा, स्लो होगा या फास्ट होगा या अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। अदरवाइज वो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, या वो रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा। वो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स सेकेंड लॉ बता रहा है उसके बारे में कि दी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन इट्स मोमेंटम। F is directly proportional to delta P upon T, rate of change in momentum। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा P अपॉन T के, यानी जितना ज़्यादा डेल्टा P अपॉन T होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा। व्हाट इज डेल्टा P? डेल्टा P इज चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? P2 माइनस P1। व्हाट इज P1? इनिशियल मोमेंटम। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? मतलब वो मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि हमने पहले ऑब्जर्व किया था जब वो इनिशियली चल रहा था। और P2 इज फाइनल मोमेंटम। वो ऑब्जेक्ट जो कि फोर्स लगा, वो मोमेंटम ऑब्जेक्ट का जो फोर्स अप्लाई करने के बाद हो गया, तो क्या होगा इनिशियल मोमेंटम? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी u, mu। फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी v। m इंटू यू, m इंटू वी, इसको mu या mv भी बोल सकते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 अपॉन T, वेयर P2 हमने कहा कि mv है और P1 mu है अपॉन T। हमने कहा था रेट की जब भी बात हो तब डिनोमिनेटर में टाइम आएगा, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में टाइम आ गया। हम कह रहे हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन T, और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन ले लें तो mv माइनस u अपॉन T। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v माइनस u अपॉन T इज a। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। F is directly proportional to mass into acceleration can also be written as F is equal to kma, where k is 1 in practical circumstances, यानी F is equal to mass into acceleration। इस बात का क्या मतलब हुआ कि k इक्वल टू 1 इन प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस? मतलब अगर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो k इंटू एम इंटू ए का वैल्यू हमेशा 10 के बराबर रहेगा, और k का वैल्यू जो है वो 10 अपॉन मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, जो हमेशा 1 रहेगा। यानी कि अगर आपने 1 kg मास के ऑब्जेक्ट की बात करी है, 1 kg मास पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया है तो उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा और k का वैल्यू 1 आएगा। अगर आप मास बढ़ा देते हो, दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हो विद अ हायर मास, समझो आपने ले लिया
दूसरा ऑब्जेक्ट विद अ मास ऑफ 2 kg, तो ये 2 × 5 होके 10/10 होके 1 हो जाएगा। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास है 5 kg, हाँ, तो एक्सेलरेशन 2 हो करके ये 10/10 होके 1 हो जाएगा। यानी इन प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस k का वैल्यू हमेशा 1 आता है। तो इन द फॉर्मूला F = KMA हम k की जगह 1 रख के फॉर्मूला निकालते हैं F = ma। दिस इज द सेकेंड लॉ एंड दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, उस पर जब एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स F दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। इनफैक्ट अगर देयर इज नो एक्सेलरेशन देयर विल बी नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम हमारे सेकंड लॉ की हेल्प से फर्स्ट लॉ को जस्टिफाई करते हैं। हाँ, सेकंड लॉ की जो स्टेटमेंट है उसकी हेल्प से हम फर्स्ट लॉ को जस्टिफाई करेंगे। क्या करेंगे देखो, हम क्या कह रहे हैं कि जो फर्स्ट लॉ है वो कहता था कि an object is if an object is at rest, it will stay at rest until unless some external unbalanced force is applied on it। अगर उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हुआ तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर ही रहेगा। इसे ऐसे भी बोला जा सकता है कि अगर हमें दिख रहा है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, वो चल नहीं रहा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मतलब देयर इज नो मोशन, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इसका मतलब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज 0। ये कौन कह रहा है? फर्स्ट लॉ कह रहा है। दूसरी सिचुएशन ले रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ना तो बढ़ रही है ना तो कम हो रही है, इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट विल कीप ऑन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी अंटिल अनलेस सम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमें दिख रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, समझो एक 5 मीटर/सेकंड से चल रहा है, एंड इट्स वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, ना तो ये ऊपर जा रही है, ना तो ये 5 से 6 हो रही है, ना तो 5 से 4 हो रही है, इट इज मूविंग कॉन्स्टेंटली विद द सेम वेलोसिटी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब यह है कि इस पर लगने वाला एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स 0 है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना। यहां पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उस पर लगने वाला फोर्स 0 है। नहीं, उस पर फोर्स लग रहे हैं, लेकिन उस पर लग रहे हैं 2 फोर्स। एक तो वो फोर्स जो कि उस, समझो ये कार है, तो इस कार का इंजन कुछ काम कर रहा है और उसको आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है। जितना फोर्स आगे की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स उसको सराउंडिंग से, उस सरफेस से बैकवर्ड डायरेक्शन में भी लग रहा है। जैसे कि कार चल रही है रोड पे, तो रोड से फ्रिक्शन लग रहा है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर चुके हैं। यानी दीज 2 फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड आर एप्लीकेबल ऑन द सेम ऑब्जेक्ट दैट इज आवर कार। So in that situation the car will move with a constant velocity of समझो 5 मीटर/सेकेंड। 5 मीटर/सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से कार चल रही है, ना तो स्पीड बढ़ रही है ना तो कम हो रही है। इसका मतलब इस पर लगने वाले जो बैलेंस फोर्सेस हैं उनका कोई भी वैल्यू हो सकता है। आपका बैलेंस फोर्स जैसे 5 मीटर/सेकेंड चल रहा है, हाँ, तो आगे की तरफ लगने वाला फोर्स मान लो आपने मेजर कर लिया 2 न्यूटन, पीछे की तरफ लगने वाला भी 2 न्यूटन, उसको हम बोलते हैं -2 न्यूटन, तो नेट फोर्स जो है वो 0 है। तो व्हाट इज 0? दैट इज एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। इंडिविजुअली फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स भी कुछ है, तभी तो वो चल रहा है, और
बैकवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स भी कुछ है, एग्जैक्टली उतना ही है जितना आगे लगने वाला फोर्स है, इसलिए उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही। अगर आगे लगने वाला फोर्स ज़्यादा हो, पीछे लगने वाला फोर्स कम हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ेगी। हाँ, अगर पीछे लगने वाला फोर्स ज़्यादा हो आगे लगने वाले फोर्स से, तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। एक ऐसा फोर्स रिटार्डेशन करवा रहा है जो एक्सेलरेशन का ऑपोजिट, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी स्पीड कम हो रही है। अगर स्पीड कम नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जीरो है। अदरवाइज तो फोर्सेस लग सकते हैं चलते हुए ऑब्जेक्ट पे, है ना। रुके हुए ऑब्जेक्ट के बारे में जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो सबको आपको समझ में आ जाता है, इस पर किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती कि ठीक है ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इस पर आगे भी कोई फोर्स नहीं लग रहा, हम लगा ही नहीं रहे क्योंकि पीछे की तरफ भी कोई फोर्स नहीं लग रहा क्योंकि आगे की तरफ कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। तो देयर आर नो फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच में हेल्प दिस टू मूव। ये बात गले उतर जाती है। इसमें हम जब कहते हैं कि नहीं कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो हम कहते हैं फिर चल कैसे रही है। तो अब आपको ये क्लैरिटी हो जाना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि इस पर फोर्स नहीं लग रहा इसलिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की बात हो रही है। इस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ही वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करता है। तो इन दोनों सिचुएशन में हमें ये प्रूव करना है कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जीरो है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी। जब रेस्ट पर है तो वेलोसिटी क्या है, जीरो, ना कोई u ना कोई v, सब जीरो। तो एक्सेलरेशन कितना है, वो भी जीरो होगा, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। जब v भी जीरो u भी जीरो तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो। और जब एक्सेलरेशन इज जीरो, देन फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन f इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, f इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो जो है वो है, लेकिन एक्सेलरेशन क्योंकि जीरो है इसलिए फोर्स इज जीरो। दिस इज प्रूव्ड कि अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ ही है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, v जीरो है u जीरो है, तो a भी जीरो होगा, और a जीरो होगा तो f भी जीरो होगा, क्योंकि f इक्वल टू m इंटू a। बट वॉट विल हैपन इन दिस सिचुएशन, यहां पर v इज 5 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज नॉट जीरो, बट what we are saying that this is moving with a constant velocity। और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। तो व्हाट इज द गैप इन वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू, दैट इज 5 माइनस 5, दैट इज 0। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, v माइनस यू अपॉन टी। अब t जो भी हो, 0 अपॉन टी वुड बी 0। तो प्रूव्ड कि यहां पर एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स क्या होगा, m इंटू 0, दैट इज 0। What we are doing, we are justifying first law of motion with the help of second law of motion न्यूमेरिकली। वहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल नहीं था, वहाँ पे थ्योरी थी, यहाँ पे न्यूमेरिकल है। हमने न्यूमेरिकली प्रूव कर दिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ दिख रहा है तो समझ लो कि F इज इक्वल टू 0, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर नहीं लग रहा है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो भी उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाकर हम उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं या उसकी स्पीड कम कर सकते हैं। अगर उसे हमें रोकना है तो भी हमें इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो रुकेगी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। ये फर्स्ट लॉ को भी जस्टिफाई करता है और थर्ड लॉ को भी जस्टिफाई करता है। क्या लॉ क्या है, दैट द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स applied on an object is directly proportional to rate of change in momentum, delta p upon t, p2 minus p1 upon t, mv minus mu upon t, mv minus u upon t, m into a. This is F,
एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? अगर कोई भी डाउट हो तो इमीडिएटली अभी के अभी व्हाट्सएप करो, कॉल करो, पूछ लो। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। इमीडिएटली बात करो और पूछ लो। हाँ, मैसेज करोगे, जैसे देखूंगा जवाब दे दूंगा। लेकिन आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ, आपने सेकेंड लॉ पहले तो आपने डिराइव कर लिया, फिर विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ आपने फर्स्ट लॉ को जस्टिफाई भी कर दिया। तो दोनों लॉज अपनी अपनी जगह पर ठीक है। पहला लॉ कह रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स हमको उस ऑब्जेक्ट पे हम लगाते नहीं हैं। और दूसरी बात, जो सेकेंड लॉ है वो बताता है कि व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो चीज़ें बड़ी सिंपल है, आसानी से समझ में आने वाली हैं। बड़े सारे एप्लीकेशंस हैं F इक्वल टू ma के। इसके जितने भी फॉर्मूला हैं हम कहते हैं F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू mv माइनस यू अपॉन टी। आप जैसे मर्जी यूज़ कर लें, आपको इससे कई सारे न्यूमेरिकल्स हेल्प सॉल्व करने के लिए हेल्प मिलती है ना। डिपेंड करता है कि हमको क्या क्या वैल्यूज़ दी गई हैं, उसके हिसाब से हम सिचुएशन को हैंडल करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि अ कार मूविंग विद $90 किलोमीटर पर आवर stops within 5 seconds by application of brakes calculate the force applied to stop the car if its mass is 1000 kg। सिंपल क्वेश्चन है, पॉज करो, डू इट योरसेल्फ, यूज द फॉर्मूला वी जस्ट डिराइव्ड। नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखो। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन क्या है। तो देखें कि हम कह रहे हैं कि गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन, मास ऑफ द कार इज 1000 kg। मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर की जगह पे हम 5/18 मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं। मतलब 25 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी विद विच द कार इज मूविंग और फाइनल वेलोसिटी 0 है। कैसे पता? उन्होंने कहा कि इट स्टॉप्स मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। कितना टाइम लगा? t इज 5 सेकेंड। तो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द फोर्स, है ना। कुछ लोग करते हैं कि पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं a v माइनस यू अपॉन टी, फिर उसको m इंटू ए करते हैं। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप कहते हो F इक्वल टू m इंटू ए, तो इसका मतलब ये भी तो है कि m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, है कि नहीं? तो एक साथ ही कर लो। F इक्वल टू मास कितना है? 1000 kg है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 25 अपॉन टी 5। तो फोर्स आया माइनस ये 5 टाइम्स 5 इंटू 1000 इज 5000, माइनस 5000 न्यूटन is the force applied by the brakes on the car so that it can stop within 5 seconds. This minus means, minus sign says that the force is retarding force.
ये रिटार्डिंग फोर्स है। रिटार्डिंग फोर्स क्रिएट्स रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब स्पीड कम होना। देखो कम हो रही है कि नहीं हो रही, 25 से 0 हो रही है कि नहीं हो रही है। तो एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन जो है वो माइनस में आ रहा है। 0 माइनस 25/5 दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप एक्सेलरेशन अलग से निकालते और फिर इसको सॉल्व करते तो भी आपका आंसर तो यही होता, F = m/a, where m is 1000 and a is -5. तो -5000 Newton is the force applied by the brakes to stop the car within 5 seconds. इजी है, समझ में आ रही है बात। फोर्स की एप्लीकेशन या फोर्स के इम्पैक्ट के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। फोर्स का इम्पैक्ट क्या, एग्जाम्पल्स, जो थ्योरी के एग्जाम्पल्स क्या आते हैं, हम कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ अ कराटे प्लेयर, वो एक सिंगल ब्लो में ब्रेक्स तोड़ देता है। मैंने आपको वीडियोस भी दिखाए थे, सिंगल ब्लो में वो वीडियो या कुछ भी स्टिक्स या जो कुछ भी उसको मिलता है वो तोड़ देता है। क्या चाहिए उसको, उसको चाहिए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जिससे कि जिस चीज़ को वो तोड़ना चाहता है उसको बिल्कुल लाइटनिंग स्पीड से उसे तोड़ दे। हमको लगता है बड़ा एफर्टलेस, लेकिन यहाँ पे वो लगा रहा है साइंस, F = mv-u/t। ही हिट्स, जो उसका मास है, ही कांट चेंज इट बाय प्रोजेक्टिंग हिज हैंड बैकवर्ड्स। जितना दूर हो सके, जितना पीछे से लेके आएगा उतना ज़्यादा उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही होनी है टकराने के बाद, और टाइम शुड बी मिनिमम। विद मिनिमम टाइम and maximum initial velocity, when it moves his hand and strikes the object, it gets maximum magnitude of the force applied on the brake and it breaks. तो डेफिनेटली उसके लिए टेक्निक जो है वो जो ट्रेनर्स हैं वो सिखाते हैं कि किस तरह से मारना है, पोजीशन क्या होनी चाहिए हाथ की, लेकिन आप तभी तोड़ पाओगे जब ये वाला साइंस होगा। मास तो जो है वो है v-u, u को आपने मैक्सिमम कर दिया, तेज़ी से लेके आए और इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपने उसको हिट किया इस तरह से कि वो टूट जाएगी। हाँ, क्योंकि आपने इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को मैक्सिमाइज कर दिया है बाय इंक्रीजिंग इनिशियल वेलोसिटी एंड रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। कराटे प्लेयर के एग्जाम्पल में ऐसा हो रहा है। बॉक्सिंग वाले एग्जाम्पल भी देखे थे हमने। एक बॉक्सर अपने फेस पर लगने वाले पंच के इम्पैक्ट को कम करने के लिए अपने फेस को दूर ले जाता है, ऐसे करके बचाता है, ऐसे करके बचाएगा। हाँ, क्रिकेटर अपने हाथ पे बॉल से चोट ना लगे कैच करने के लिए ऊपर से आती हुई बॉल को कुछ इस तरह से कैच करता है, अपने हाथ को नीचे लेके जाता है। What these people are doing to minimize the impact of force, they can't change the mass of the object, and in such cases when somebody else is punching, when somebody else is hitting the ball, initial velocity को minimize करना उनके हाथ में नहीं है। They can do only one thing, to maximize the time so that the force can be minimized. That is the only way the impact of force can be minimized in these cases. हाँ, एक कार के शॉकर्स कैसे काम करते हैं? कार जब गड्ढे में टायर जाता है तो हमें उतना झटका नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो शॉकर्स जो होते हैं, उसका जो हेवी स्प्रिंग होता है वो कार के नीचे आने के टाइम को स्लो डाउन कर देता है। अगर आप उन शॉकर्स को हटा दो तो आप कार के बजाय किसी ठेले पे बैठ करके जाओ किसी दिन, और फिर वो जो घचड़ करके गड्ढे में जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपकी कार कितनी अच्छी है। या किसी भी ऐसे व्हीकल पे, एक ट्रैक्टर पे बैठ जाओ, है ना, ट्रैक्टर पे बिना गद्दी लगाए बैठ जाओ। ट्रैक्टर की जो ड्राइविंग सीट है तो ऑब्वियसली यू आर नॉट ड्राइविंग द ट्रैक्टर, वो ड्राइवर को ड्राइव करने दो, उसके साइड में जो मेटल का जो फ्रेम है उसके ऊपर बैठ जाओ आप। फिर वो गड्ढे में जब चलाएगा तब आपको मज़ा आएगा। ट्रैक्टर्स में वो आपके कार वाले शॉकर्स नहीं हैं, हाँ, जो आपको धचका नहीं लगने दें, है ना। तो ये सब प्रैक्टिकल लाइफ से आई हुई बातें, आप सोचो इनके बारे में। सब एग्जांपल्स देखो।
कल इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ, फिर आगे बढ़ेंगे थर्ड लॉ की तरफ और फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात भी होगी। ठीक है, थैंक यू।